हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज जो हम लोग अपना दूसरा हेड चालू करेंगे। दूसरा हेड आपका है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। जनरली इस हेड के ऊपर जो है क्वेश्चंस रेयर ही पूछे जाते हैं, बट हमें क्यों रिस्क लेनी है जब इजी हेड है ये। सबसे पांचों हेड में से सबसे इजी हेड है ये, है ना। आप लोगों ने अपने बचपन में पढ़ा होगा। बचपन में मतलब जिनको एग्जीक्यूटिव जिन्होंने दिया था, जो मतलब पुराने खिलाड़ी हैं, और ऑब्वियसली काफी टाइम हो गया होगा ये पढ़े थे। अभी अगर आपने एग्जीक्यूटिव जस्ट क्लियर किया है तो फिर आपके लिए नया नया फ्रेश होगा आपके दिमाग में। तो एक बार हम लोग ये देखते हैं। ज़्यादा इसके हम क्वेश्चंस नहीं करेंगे, बट बेसिक्स जो मैं आपको हैं इसके बता रहा हूँ, ताकि बाई चांस कहीं ये काम आए आपके इन फ्यूचर प्रैक्टिकल लाइफ में भी। कभी आप हाउस प्रॉपर्टी की इनकम निकालें तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। देखिए, सबसे पहले इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी चालू होता है अपना सेक्शन नंबर 22 से। कौन से सेक्शन से? सेक्शन 22। सेक्शन सत सेक्शन 27 जो है हमारा स्टूडेंट्स चार्जिंग सेक्शन है। जैसे हमने सैलरी में देखा था, हर एक हेड के अंदर आपका चार्जिंग सेक्शन होता है। इस हाउस प्रॉपर्टी का चार्जिंग सेक्शन है सेक्शन नंबर 22। और हाउस प्रॉपर्टी के अंदर हम लोग जो है बात करेंगे सेक्शन नंबर 22 से लेकर सेक्शन नंबर 27 तक, है ना। इसके बाद आपका सेक्शन नंबर 28 से जो है आपका पीजीबीपी चालू हो जाता है, ठीक है। तो सेक्शन नंबर 22 से हम लोग स्टार्ट करेंगे। चार्जिंग सेक्शन है सेक्शन नंबर 27। सेक्शन 27 आपका बोलता है इनकम फ्रॉम हाउस, मकान की इनकम एंड लैंड अपर्टेंट टू हाउस। मतलब मकान और लैंड जो कि अटैच्ड है मकान के साथ में, इज टैक्सेबल इन दिस हेड, ठीक है। घर, मकान और मकान के साथ जो लैंड जो अटैच्ड है वो इसके अंदर जो है टैक्सेबल होता है, ठीक है। असेसी शुड बी द ओनर ऑफ द हाउस। सबसे बेसिक कंडीशन है कि असेसी को ओनरशिप होनी जरूरी है अंडर सेक्शन 22। अच्छा, ओनरशिप एक्चुअल हो सकती है या डीम्ड ओनरशिप जो है वो हो सकती है। डीम्ड ओनरशिप का क्या मतलब है? कौन कौन से केसेस हैं जिसमें ये माना जाएगा कि असेसी डीम्ड टू बी ओनर ऑफ द हाउस। डीम्ड ओनरशिप मतलब ऐसा माना जाएगा कि वो ओनर है, ही इज डीम्ड टू बी द ओनर। देखिए इसके अंदर क्या है। सबसे पहले तो अगर कोई घर ट्रांसफर हुआ है स्पाउस को, ठीक है। मान लीजिए मिस्टर एक्स है, उन्होंने मिसेस एक्स को एक घर ट्रांसफर किया विदाउट एडिक्वेट कंसिडरेशन। तो इसके अंदर, या मान लीजिए मुकेश अंबानी है, उन्होंने नीता अंबानी को एक घर जो है दिया विदाउट कंसिडरेशन। बर्थडे के ऊपर एक जो है उन्होंने बंगला गिफ्ट किया, तो यहां पर कोई कंसिडरेशन नहीं है, तो मिस्टर अंबानी जो है इस हाउस के डीम्ड ओनर माने जाएंगे, ठीक है। दूसरा पॉइंट ये बोल रहा है हाउस ट्रांसफर टू माइनर चाइल्ड। माइनर चाइल्ड को आपने घर दिया, माइनर चाइल्ड को आपने घर दिया विदाउट फेयर कंसिडरेशन, ठीक है। तो उस केस के अंदर जो है जिसको जो माइनर चाइल्ड को घर गिफ्ट कर रहा है वो माना जाएगा डीम्ड ओनर। मम्मी कर रही तो मम्मी, पापा कर रहे हैं तो पापा, ठीक है। अच्छा, इसमें भी एक्सेप्शन है, नॉट बीइंग माइनर मैरिड डॉटर। अगर माइनर है, मैरिड है, डॉटर मतलब माइनर लड़की है कोई और वो शादीशुदा है, तो उस केस के अंदर जो है
ओनर जो है वो पेरेंट नहीं माना जाएगा, वो खुद मानी जाएगी। तो इसका एक्सेप्शन दे रखा है, हाउस ट्रांसफर टू माइनर चाइल्ड विदाउट फेयर कंसिडरेशन नॉट बीइंग माइनर मैरिड डॉटर। तीसरा बोल रहा है ये, हाउस परचेज अंडर हायर परचेज सिस्टम। हायर परचेज सिस्टम आपको पता है कि आप जो है घर ले लेते हैं, फिर उसके बाद आखिरी इंस्टॉलमेंट जब आप चुकाते हैं तब आपके पास जो है ओनरशिप आती है। तो आपने हायर परचेज सिस्टम के अंदर कोई घर ले रखा है या इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम के अंदर घर ले रखा है, तो उसके अंदर भी जो आपको डीम्ड टू बी ओनर माना जाएगा फॉर द पर्पस ऑफ कैलकुलेशन ऑफ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। ठीक है, ये समझ आ गया। चौथा पॉइंट क्या बोल रहा है, हाउस अलॉटेड बाय हाउसिंग बोर्ड और कोऑपरेटिव सोसाइटी। अच्छा, हाउसिंग बोर्ड के मकान है, मकान तो है हाउसिंग बोर्ड के, उन्होंने आपको अलॉट किए हैं, तो इस केस में आपको ओनर माना जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बोल रहा है होल्डर ऑफ इम्पार्टिएबल हाउस। ऐसा घर जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते, ऐसा घर जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते, तो जो होल्डर है उस इम्पार्टिबल हाउस का, उसको उसका ओनर माना जाएगा। नेक्स्ट बोल रहा है हाउस होल्ड अंडर ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट अंडर सेक्शन 53A ऑफ दिस एक्ट। सेक्शन 53A पता है आपको क्या होता है? सेक्शन 53A जो है हमारा, ये हमारे को बताता है कि एग्जेम्पशन फ्रॉम कैपिटल गेन, मतलब कैपिटल गेन से जो रेजिडेंशियल हाउस को एग्जेम्पशन मिलती है उसके बारे में हमें बताता है। ठीक है, अगला बोल रहा है हाउस हेल्ड अंडर सेक्शन 269 UA फॉर 12 और मोर ईयर्स ऑन लीज। लीज के ऊपर 12 से ज्यादा साल, अगर आप घर 12 साल से ज्यादा के लिए आप घर हेल्ड कर रहे हो तो उस केस में आपको डीम्ड ओनर मान लिया जाता है। क्लियर? अगला देखिए क्या बोल रहा है, इनकम अंडर दिस हेड विल बी कैलकुलेटेड फ्रॉम प्रीवियस ईयर 1 अप्रैल 15 टू 31 मार्च 16। 1 अप्रैल 15 से लेकर 31 मार्च 16 तक की जो इनकम है, ठीक है, तो पूरे एक साल की जो है आपकी इनकम निकाली जाएगी। अच्छा, कुछ हाउसेज होते हैं जो टैक्स फ्री होते हैं, जिनके ऊपर हाउस प्रॉपर्टी के प्रोविजंस अप्लाई नहीं होते, मतलब ये टैक्स फ्री होते हैं, प्रोविजंस अप्लाई होते हैं, बट ये स्पेसिफिकली मेंशन किए गए हैं कि इनके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगेगा। सबसे पहला, हाउस सिचुएटेड ऑन एग्रीकल्चर लैंड। एग्रीकल्चर लैंड के ऊपर अगर कोई भी हाउस सिचुएटेड है तो उसके ऊपर हाउस प्रॉपर्टी का टैक्स नहीं लगेगा। हाउस सिचुएटेड ऑन एग्रीकल्चर लैंड विच इज यूज्ड फॉर एग्रीकल्चर पर्पस। ये चीज ध्यान रखिए कि हाउस सिचुएटेड होने से कुछ नहीं होगा एग्रीकल्चर लैंड के ऊपर, जरूरी ये है कि उसका यूज एग्रीकल्चर पर्पस के लिए किया जा रहा है। ठीक है, वहां पर आप कुछ स्टोर कर रहे हो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स या कोई भी एग्रीकल्चर पर्पस के लिए उस घर को आप यूज में ले रहे हो। नेक्स्ट, हाउस विच द असेसी इज यूजिंग फॉर हिज ओन बिजनेस और प्रोफेशन। खुद के धंधे के लिए, खुद के व्यवसाय के लिए अगर आप उस घर को काम में ले रहे हो तो फिर आपके ऊपर हाउस प्रॉपर्टी टैक्स नहीं लगेगा। अगला आपका है वन सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस। आप घर बनाते हो अपने रहने के लिए, हर एक इंसान का, हर एक परिवार का सपना होता है कि उसका खुद का घर हो। नरेंद्र मोदी जी, गवर्नमेंट जो है हमारी, वो भी बोलती है कि सबके घर, सबके जो है ऊपर छत होनी चाहिए। ठीक है, तो 2022 तक या कब तक उनका मिशन है कि हम जो है सबको घर अवेलेबल करवाएंगे, ऐसा उनका बोलना है। तो सबके पास अगर खुद का एक घर है, एक घर तक अगर है, सेल्फ ऑक्यूपाइड है, तो उस केस के अंदर वो टैक्स फ्री होगा, वो टैक्स फ्री होगा। 10 मकान है आपके, एक में आप खुद रह रहे हो,
तो उसके अंदर फिर आपको ऑप्शन मिल जाता है कि आप कौन सा सेल्फ ऑक्यूपाइड जो है वो दिखाते हो, है ना, कौन सा आपने खुद ने ऑक्यूपाई कर रखा है। अगर आपके 5-6 घर है तो 5-6 में से एक आपका सेल्फ ऑक्यूपाइड माना जाएगा, सारे नहीं माने जाएंगे, ठीक है, 1 सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस। अगला बोल रहा है हाउस प्रॉपर्टीज ऑफ लोकल बॉडी एंड ट्रेड यूनियन। लोकल बॉडी एंड ट्रेड यूनियन की जो हाउस प्रॉपर्टीज है वो टैक्स फ्री है। लास्ट बोल रहा है हाउस यूज फॉर सोशल एंड रिलीजियस पर्पस, धार्मिक कामों के लिए, रिलीजियस पर्पस के लिए जो है काम में ले रहे हैं। मंदिर है, मस्जिद है, मंदिर मस्जिद से अटैच कोई घर बना हुआ है वहां पर लोगों के रहने के लिए, ठीक है, धर्मशाला टाइप बनी हुई है मंदिर के पास में, तो ये जो है आपका टैक्स फ्री है। फॉलोइंग हाउसेज आर टैक्स फ्री। अच्छा, वो कमर्शियल पर्पस के लिए नहीं होना चाहिए वो। अगर कमर्शियल, मान लो मंदिर के पास में गेस्ट हाउस बना हुआ है कमर्शियल पर्पस के लिए, ठीक है, जैसे हम लोग देखते हैं ना, जैसे कोई भी आप धार्मिक जगह का एग्जांपल ले लीजिए, जैसे मान लीजिए अजमेर दरगाह शरीफ के पास कितने सारे गेस्ट हाउस खुले हुए हैं, है ना, तो वो गेस्ट हाउस जो है वो टैक्स फ्री नहीं है। उस धार्मिक जगह के अंदर बने हुए हैं तो वो टैक्स फ्री हो जाते हैं। जैसे हम देखते हैं बहुत बार बड़े बड़े मंदिर होते हैं, उनके अंदर ही जो है आपके रूम्स वगैरह बने हुए होते हैं, वो आपके इसके अंदर आ जाएंगे। अगला देखिए, ये बोल रहा है फॉलोइंग इनकम्स आर नॉट टैक्सेबल इन दिस हेड। कौन कौन सी इनकम्स हैं जो इस हेड के अंदर टैक्सेबल ही नहीं है? सबसे पहले रेंट ऑफ द लैंड, रेंट ऑफ लैंड, किराया जो आ रहा है लैंड से वो आपका टैक्सेबल है। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, मकान से नहीं है ये किराया, ये है जमीन से, केवल जमीन से जो आपका किराया आ रहा है। दूसरा रेंट फ्रॉम सब टीनेंट, मतलब आप एक तो टीनेंट होता है, मतलब आपने किसी को मकान किराए पे दिया तो वो आपका टेनेंट है, उस टेनेंट ने आगे किसी और को दिया, मान लो कि आपने उसको 4 कमरे दिए, उसने 4 कमरे में से एक कमरा किसी और को दे दिया, तो वो सब टेनेंसी हो जाती है, वो भी आपका आता है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के अंदर। अच्छा, तीसरा ये बोला है रेंट ऑफ स्टाफ क्वार्टर, स्टाफ क्वार्टर्स का जो रेंट है वो आपकी इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन के अंदर आता है। इसके बाद अगला आपका है इनकम फ्रॉम एनी हाउस लेट आउट टुगेदर विद मशीन प्लांट एंड फर्नीचर। अगर आप कोई मकान दे रहे हैं, उस मकान के साथ में आप मशीन प्लांट एंड फर्नीचर भी दे रहे हैं, ठीक है, तो वो आपका टैक्सेबल है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में। इट इज कॉल्ड एज कंपोजिट रेंट, मतलब ये जो आपका रेंट आ रहा है ये घर के साथ साथ में मशीन प्लांट एंड फर्नीचर का भी तो आ रहा है, इसको हम बोलते हैं कंपोजिट रेंट, और ये आपका टैक्सेबल होता है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के अंदर, ठीक है। द अबव इनकम्स आर टैक्सेबल अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। रेंट ऑफ स्टाफ क्वार्टर इज टैक्सेबल इन बिजनेस हेड, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, कोई घर अगर आपका सिचुएटेड है आउट ऑफ इंडिया, कहां सिचुएटेड है? आउट ऑफ इंडिया, आप मिस्टर एक्स हो, मिस्टर एक्स, आपका एक घर है सिचुएटेड कहां पर? यूएसए में। वहां रहने गए आपने वहां पर घर बना लिया, खुद का घर ले लिया, किराए पे लिया था पहले, बाद में उसको आपने जो है खरीद लिया। घर के आपका आउटसाइड इंडिया है, ठीक है, तो आउटसाइड इंडिया किसी का मकान है वो किसके लिए टैक्सेबल है? केवल रेजिडेंट असेसी के लिए, नॉन रेजिडेंट के लिए वो टैक्सेबल नहीं है। अगर कोई रेजिडेंट असेसी है, उसका इंडिया के बाहर घर है और उस घर से उसको इनकम हो रही है, तो वो टैक्सेबल है उसके हाथ में। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आपका कह रहा है को ओनरशिप। को ओनरशिप का मतलब होता है कि एक से ज्यादा जनों के पास उस घर की ओनरशिप है, वो मतलब मिलकर जो है हेल्ड कर रहे हैं। इफ देयर आर को ओनर ऑफ एनी हाउस एंड देयर पोर्शंस आर डिफाइंड, अगर को ओनर हैं
और उनके जो पोर्शन है वो डिफाइंड है, मतलब कि भाई इतना हिस्सा आपका है, ये कमरा आपका है, मतलब आप मान लो 3 भाई हो, एक्स वाई जेड, 3 भाई हो, ठीक है। अच्छा, तो 6 कमरे हैं उस घर के अंदर, दो दो कमरे बटे हुए हैं भाई, कि ये 2 कमरे जो है मिस्टर एक्स के हैं, 2 कमरे जो है ये मिस्टर वाई के, और 2 कमरे हैं मिस्टर जेड के। अगर ऐसा बटा हुआ है, पोर्शन डिफाइंड है, देन देयर इनकम विल बी कैलकुलेटेड सेपरेटली। तो उस केस में उनकी जो इनकम है वो 2 कमरों की एक्स की निकाली जाएगी, 2 कमरों की वाई की, 2 कमरों की जेड की। मगर अगर उनका पोर्शन डिफाइंड नहीं है तो उस केस के अंदर जो इनकम है वो पूरे हाउस की एक साथ निकाली जाएगी, और उसके बाद इट विल बी डिवाइडेड अमॉन्ग्स को ओनर्स इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अंदर जो है इनकम डिवाइड कर दी जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट देखिए आपका डिस्प्यूटेड ओनरशिप। डिस्प्यूटेड ओनरशिप से मतलब है किसी हाउस की ओनरशिप जो है वो तय नहीं कर पा रहे कि ये इसका ओनर है कौन, एक्चुअल ओनर। किसी हाउस की ओनरशिप आप तय नहीं कर पा रहे, डिस्प्यूट है उसको लेकर, ठीक है। तो उस केस के अंदर वो जो इनकम आ रही है उस घर से, उससे जो रेंट वगैरह या जो भी आ रहा है, इनकम आ रही है, तो वो इनकम जिसको रिसीव हो रही है ना, जिसको वो रिसीव हो रही है उसके हाथ में टैक्सेबल होगी। ओनरशिप डिस्प्यूटेड है, ओनरशिप डिस्प्यूटेड है। मान लो कि है ना मिस्टर एक्स है एक, और एक मिस्टर वाई है। मिस्टर वाई ने जो है ये घर बनवाया था, ऐसा उनका कहना है कि ये घर मैंने बनवाया था, मैंने मिस्टर एक्स को किराए पे दिया था, मिस्टर एक्स ने इस पे कब्जा कर लिया, है ना, मिस्टर एक्स ने कब्जा कर लिया। अब मिस्टर एक्स तो जो है कब्जा कर लिया और आगे किसी और को किराए पे दे दिया, ये बोल के कि ये घर तो मेरा है, झूठे दस्तावेज बना लिए और आगे दे दिया। अब मिस्टर एक्स जो है वो रेंट वसूल कर रहा है, मिस्टर एक्स ने मिस्टर जेड को ये घर जो है किराए पे दे दिया। मिस्टर वाई का बोलना था घर एक्चुअली में मेरा था, तो मिस्टर, अभी जब तक डिस्प्यूट है ओनरशिप को लेके तब तक रेंट कौन रिसीव कर रहा है, मिस्टर एक्स। तो मिस्टर एक्स जो है उसको इसके ऊपर जो है उसके ऊपर हाउस प्रॉपर्टी टैक्स जो है वो लगेगा। अच्छा, अब आगे हम देखते हैं कि इनकम जो है हाउस प्रॉपर्टी की वो कैसे निकाली जाती है। ये आपका मास्टर चार्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्रॉस एनुअल वैल्यू ऑफ हाउस प्रॉपर्टी, जीएवी। एनुअल वैल्यू जो है आपको क्वेश्चन में दी भी आएगी, ग्रॉस एनुअल वैल्यू वो ले लो आप। उस एनुअल वैल्यू के अंदर, अभी एनुअल वैल्यू भी हम देखेंगे क्या चीज होती है ना। अभी आप एक बार ये चार्ट देखो, ग्रॉस एनुअल वैल्यू ऑफ हाउस ले लो, उसमें से म्युनिसिपल टैक्सेस जो ओनर ने पे करे हैं वो माइनस कर दो। म्युनिसिपल, आपको थोड़ा थोड़ा वेल टैक्स ध्यान आ रहा होगा शायद, आपने जब वेल टैक्स शायद पढ़ा हो तो, अब तो हट गया है वेल टैक्स, बट थोड़ा थोड़ा जो है वेल टैक्स बिल्कुल इसके जैसा था, ठीक है। तो ग्रॉस एनुअल वैल्यू में से आप म्युनिसिपल टैक्सेस पेड बाय ओनर जो है वो घटा दो, आपकी एनुअल वैल्यू निकल के आ जाएगी। ग्रॉस एनुअल वैल्यू में से म्युनिसिपल टैक्सेस हटा दो, एनुअल वैल्यू आ जाएगी। इसके अंदर से आप डिडक्शन दे दो, एक तो आपका स्टैंडर्ड डिडक्शन होता है 30% अंडर सेक्शन 24A, दूसरा आपका इंटरेस्ट ऑन बोरोड मनी, जो आपने पैसा लिया था घर लेने के लिए, इंटरेस्ट ऑन बोरोड मनी, वो आपका इंटरेस्ट जो है वो माइनस हो जाएगा। ये सब करने के बाद आपका आ जाएगा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। क्लियर? अच्छा, ग्रॉस एनुअल वैल्यू अब कैसे निकालते हैं उस पे आते हैं हम। ग्रॉस एनुअल वैल्यू जो है, 3 तरह के घर होते हैं, उन 3 तरह के घरों के लिए सबसे पहला तो ग्रॉस एनुअल वैल्यू ऑफ लेट आउट हाउस, मतलब आपने लेट आउट कर रखा है, उसको किराए पर दे रखा है। दूसरा है ग्रॉस एनुअल वैल्यू ऑफ एसओएच, आप खुद रह रहे हो उस घर के अंदर, सेल्फ ऑक्यूपाइड कर रखा है आपने उस घर को। तो दूसरा है आपका जीएवी ऑफ सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस।
तीसरा है आपका जीएवी ऑफ पार्टली लेट आउट एंड पार्टली एसओएच। जैसे होता है ना हमारे यहाँ इंडिया में तो बहुत होता है, बाहर तो कम होता है कि जैसे 5 कमरे हैं तो आगे के 3 कमरे मकान मालिक ने रहने के लिए ले रखे हैं, पीछे के 2 कमरे जो है किराए पे दे रखे हैं। तो ये हो गया पार्टली लेट आउट एंड पार्टली एसओएच। बाहर की कंट्रीज में ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है कि एक कमरा जो है आगे किराए पे दे दिया, एक कमरा साइड वाला किराए पे दे दिया। हमारे यहाँ पर जो है क्योंकि पॉपुलेशन ज्यादा है, घर उस हिसाब से कम है, तो हमारे यहाँ पर ही चलता है। और हमारे यहाँ पर जो है बोलते हैं कि पड़ोसियों के साथ जो है व्यवहार रखना चाहिए, क्योंकि रिश्तेदार बाद में होते हैं, पड़ोसी सबसे पहले होते हैं। और खुद के घर में अगर आपने किराए पर दे रखे हैं 2 कमरे, तो ऑब्वियसली जो आपका रिलेशनशिप है वो काफी क्लोज होता है हम लोगों से। तो बाहर जो है इतना नहीं, ऐसे नहीं होता है। वहां पर रेंट पे हाउस दिए जाते हैं, मगर वहां पर स्पेसिफिकली एरियाज होते हैं कि जैसे कि यहाँ पर अगर आपको रेंट पे घर लेना है तो इधर पूरी जो है पूरा का पूरा सोसाइटी रेंट के ऊपर है, ऐसा ज्यादा देखा जाता है। ठीक है, तो अच्छा हम कहाँ बात कर रहे थे? जीएवी जो है 3 तरह के हाउसेस की होती है। पहली होती है जीएवी ऑफ लेट आउट हाउस, दूसरी होती है जीएवी ऑफ एसओएच एंड तीसरी होती है जीएवी ऑफ पार्टली लेट आउट एंड पार्टली एसओएच। ठीक है, तो सबसे पहले आ जाइए, देखिए हम देखते हैं ग्रॉस एनुअल वैल्यू ऑफ लेट आउट हाउस कैसे निकालते हैं। पहला स्टेप जो है आपका, इसके अंदर जो है आप एक्सपेक्टेड रेंट जो है हाउस की वो ले लेते हैं। इन दिस स्टेप वी विल कैलकुलेट एक्सपेक्टेड रेंट ऑफ हाउस। एक्सपेक्टेड रेंट का क्या मतलब है? एस्टिमेटेड रेंट। क्या? एस्टिमेटेड रेंट और फेयर रेंट। एस्टिमेटेड रेंट और फेयर रेंट और म्युनिसिपल वैल्यूएशन। म्युनिसिपैलिटी जो वैल्यूएशन करती है ना, म्युनिसिपल अथॉरिटी, उसको बोलते हैं म्युनिसिपल वैल्यूएशन। एस्टिमेटेड रेंट, फेयर रेंट और म्युनिसिपल वैल्यूएशन विच एवर इज हायर। ठीक है, अच्छा एक्सपेक्टेड रेंट जो है आपका, इट कैन नॉट एक्सीड स्टैंडर्ड रेंट। स्टैंडर्ड रेंट से ज्यादा आपका एक्सपेक्टेड रेंट नहीं हो सकता। ठीक है, स्टैंडर्ड रेंट का क्या मतलब होता है? रेंट कैलकुलेटेड एज पर रेंट कंट्रोल एक्ट। रेंट कैलकुलेटेड एज पर रेंट कंट्रोल एक्ट। स्टैंडर्ड रेंट जो आपको क्वेश्चन के अंदर दे दिया जाएगा। ठीक है, क्या करना है आपको सबसे पहले क्वेश्चन में? जीएवी ऑफ लेट आउट हाउस निकालने के लिए सबसे पहले आपको एक्सपेक्टेड रेंट कैलकुलेट करना है घर का। एक्सपेक्टेड रेंट क्या लेंगे आप? एस्टिमेटेड रेंट या फेयर रेंट या म्युनिसिपल वैल्यूएशन, जो तीनों में से हायर है। ठीक है, और फिर आप सेकंड स्टेप के अंदर सेकंड स्टेप नहीं, एक्सपेक्टेड रेंट को आप देखेंगे कि वो स्टैंडर्ड रेंट से ज्यादा तो नहीं है। मतलब ये स्टेप में जो आपने निकाला, इट शुड नॉट बी मोर देन स्टैंडर्ड रेंट। ओके, अगर वो स्टैंडर्ड रेंट से ज्यादा है तो स्टैंडर्ड रेंट को आप एक्सपेक्टेड रेंट मान लेंगे। दूसरा स्टेप क्या है? इसके अंदर हम निकालेंगे एक्चुअल रेंट। कितना आपको रेंट मिला है? मान लो आपने 12 महीने के लिए घर दिया, तो 12 महीने के लिए दिया तो आपको पूरा जो पता पड़ जाएगा कितना आपको रेंट मिला है। ठीक है, अगर आपने मान लो 8 महीने के लिए दिया, बाकी 4 महीने खाली पड़ा रहा, तो आपको रेंट, एक्चुअल रेंट या रेंट रिसीवेबल, कितना रेंट मिलना था। इन दिस स्टेप वी विल कैलकुलेट एक्चुअल रेंट ऑब्लिक रेंट रिसीवेबल ऑफ द हाउस फॉर द होल प्रीवियस ईयर। फॉर द होल प्रीवियस ईयर, आउट ऑफ इट अनरियलाइज्ड रेंट ऑफ करंट प्रीवियस ईयर विल बी डिडक्टेड। मतलब कितना आपको रेंट रियलाइज नहीं हो पाया वो माइनस कर देंगे। बैलेंसिंग अमाउंट विल बी द वैल्यू ऑफ दिस स्टेप। समझ गए? पहले तो आप पूरा का पूरा रेंट, कितना रेंट मिल सकता था वो आप ऐड कर दो। रेंट कितना मिल गया या कितना मिल सकता था, जैसे 4 महीने खाली रहा घर, तो 12 महीने का कितना मिल सकता था अगर वो भरा हुआ होता। इसके अंदर से अनरियलाइज्ड जो नहीं मिल पाया वो माइनस कर दो। जो नहीं मिल पाया किसी भी कारण से वो माइनस कर दो। ठीक है, तो आपका जो अनरियलाइज्ड रेंट ऑफ करंट प्रीवियस ईयर, इसको काट के जो है करंट प्रीवियस ईयर कर दो, गलती से लिख दिया। करंट प्रीवियस ईयर कौन सा है अपना? 15-16 will be deducted. Balancing amount will be the value of this step.
तीसरा स्टेप क्या है, इस स्टेप के अंदर हम कंपेयर करेंगे वैल्यू ऑफ फर्स्ट स्टेप एंड सेकंड स्टेप। पहला स्टेप जो था और दूसरे स्टेप का कंपैरिजन करेंगे, दोनों में से जो भी हायर है उसको हम जीएबी मान लेंगे घर की। इसके अंदर से हम एक्चुअल रेंट जो वैकेंसी पीरियड का था इसको डिडक्ट कर देंगे। एक्चुअल रेंट ऑफ वैकेंसी पीरियड, इधर हमने देखा था ना रेंट हमने ले लिया था कितना मिल सकता था वो पूरा ले लिया था, इसमें से हम माइनस कर देंगे एक्चुअल रेंट ऑफ वैकेंसी पीरियड, जितने टाइम घर खाली रहा, ये आपकी फाइनल वैल्यू आ जाएगी जीएबी की। क्लियर है? अनरियलाइज रेंट, अनरियलाइज रेंट मैं आपको एक बार और बता देता हूं। अनरियलाइज रेंट का क्या मतलब है, वो रेंट जो मिलना था मगर नहीं मिला। मान लो कि जैसे आपका किराएदार है, वो किराएदार के पास कुछ फाइनेंशियल क्राइसिस हो गया, उसके घर में कोई इमरजेंसी हो गई, अब वो किराएदार आपके साथ जो है पीछे के 2 कमरों में रह रहा है, आपके घर जैसे रिलेशनशिप है उसके साथ में, उसके बच्चे को मान लो कोई बीमारी हो गई तो उसके पास पैसे नहीं बचे रेंट देने के लिए, तो आपने बोला चलो कोई नहीं अगले साल दे देना, कोई दिक्कत नहीं है, 2 महीने का रेंट माफ किया, अगले साल दे देना, अगले 2 महीनों के साथ पिछले 2 महीनों का दे देना, तो ये रेंट आपका अनरियलाइज हो गया, अनरियलाइज हो गया ये रेंट। जो वैकेंसी पीरियड का रेंट है ना वो नहीं है ये अनरियलाइज रेंट के अंदर, कंफ्यूज मत करना इसको। अनरियलाइज रेंट का मतलब जो आपको मिलना था बट नहीं मिला किसी कारणवश, ठीक है। वैकेंसी पीरियड का जो रेंट है वो स्टेप 3 के अंदर माइनस करेंगे, समझ रहे हो? अच्छा, एक नोट लिखा है, अनरियलाइज्ड रेंट विल बी डिडक्टेड इन सेकंड स्टेप इफ इट फुलफिल्स द फॉलोइंग कंडीशंस। अनरियलाइज्ड रेंट को माइनस करने के लिए भी कंडीशन दी हुई है, क्या क्या? पहला तो टेनेंसी इज बोनाफाइड, रियल टेनेंसी, वो आपके रियल टेनेंट होने चाहिए, पीछे वाले जो है फर्जी नहीं है। टेनेंसी इज बोनाफाइड। ऑल लीगल स्टेप्स हैव बीन टेकन टू रियलाइज द रेंट। इसके अंदर ये बोल रहा है, अच्छा वो जो कंडीशन है ना आपकी कि वो किराया नहीं दे पा रहा, आपने किराया माफ कर दिया, वो इसके अंदर नहीं पड़ेगी, सॉरी। वो वाली जो कंडीशन है दैट विल नॉट फॉल अंडर दिस कैटेगरी, बिकॉज इसमें आपने लीगल स्टेप्स नहीं लिए उस वाली कंडीशन के अंदर। यू हैव नॉट टेकन ऑल द लीगल स्टेप्स टू रियलाइज द रेंट। अगर आप सारे लीगल स्टेप लेते हैं, आप उसको बोलते हैं कि नहीं तुम पे करो 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 वरना वेकेंट कर दो, वेकेंट कर दो, खाली कर दो, खाली करवाने की प्रोसीडिंग्स करवा दी और साथ में आपके किसी और घर पे भी वो नहीं रहना चाहिए, तो ये अनरियलाइज्ड रेंट जो है माफ कर देंगे, इस पे नहीं लगेगा। पर उस केस के अंदर तो वो आपके ऊपर था ना, आप चाहते तो उससे वसूल कर सकते थे, आपने उसे माफ कर दिया कि चलो 2 महीने का किराया मत दो, 2 महीने का किराया मत दो, मगर बाद में तो दे रहा है ना वो किराया, आपने किराया माफ थोड़ी ना किया उसके अंदर, उस केस के अंदर किराया बाद में तो वसूल कर रहे हो आप, तो अभी जो है टैक्स पे कर दो उसके अंदर जो है, ये बोल रहा है। तो उसमें देखिए अगर मान लीजिए कि कोई ऐसा डिफॉल्ट कर जाता है, भाई दे ही नहीं रहा, दिवालिया हो गया, कोई बोल रहा नहीं दे रहा, तो घर से निकाल दो उसको आप। आपने अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर ली, आप उसको कोर्ट में लेके जाओ कि मेरा किराया नहीं दे रहा, अगर आपने पूरी कोशिश करी है अपनी तरफ से तो आपको इसका डिडक्शन दे दिया जाएगा अनरियलाइज रेंट का, वरना फिर नहीं दिया जाएगा, ठीक है। देखिए एक सेकंड में आपको एग्जांपल देता हूं इसका। हाँ देखिए, unrealized rent will be allowed to be excluded from the rent received only when the following conditions are satisfied। सबसे पहले टेनेंसी बोनाफाइड होनी चाहिए, the defaulting tenant has vacated or steps have been taken to compel him to vacate the property। आपने steps लिए हैं, या तो vacate कर दिया या आपने अपनी तरफ से steps लिए हैं, आप कोर्ट में गए हो। The defaulting tenant is not in occupation of any other property of the assessee and fourth the assessee has taken all the reasonable steps to institute legal proceedings for the recovery of the unpaid rent। उसने अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर ली और सेटिस्फाई द असेसिंग ऑफिसर दैट लीगल प्रोसीडिंग्स वुड बी यूजलेस, या फिर आप बोल दें कि भाई यूजलेस है इसके लिए तो लीगल प्रोसीडिंग, ये तो दिवालिया ही है, इसके पास तो कुछ भी नहीं है, सब कुछ बेच दिया है इसने तो अपना, तो ये प्रूव कर देते हो तो फिर आपको वो डिडक्शन मिल सकता है।
समझ रहे हो? तो ये आपका हो गया फर्स्ट और सेकंड स्टेप में कंपेयर कर लिया आपने, जो हायर है आपका वो जीएवी हो गया। अच्छा, अब दूसरा हम लोग देखेंगे। अच्छा, जीएवी में से आपने वैकेंसी पीरियड रेंट माइनस करना है, नोट करना, इंपॉर्टेंट चीज है ये। जीएवी आपने निकाली, उसमें से वैकेंसी पीरियड का रेंट आपको माइनस कर देना है। फर्स्ट और सेकंड स्टेप से जीएवी निकाली, उसमें से वैकेंसी पीरियड का रेंट माइनस कर देना है। समझ गए? अगला है आपका जीएवी ऑफ सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस। खुद से आप रह रहे हो तो उसको हमेशा जीरो ट्रीट किया जाता है। GAV of self-occupied house is treated as zero, but this facility is only given for one self-occupied house. अगर एसएससी एक से ज्यादा सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस यूज कर रहा है तो GAV ऑफ वन हाउस विल बी जीरो, एक हाउस की जीरो ली जाएगी whose GAV is greater। ठीक है, मान लो आपके 5 मकान हैं, पांचों मकान यूज में आ रहे हैं। ठीक है, पांचों मकान आपके यूज में आ रहे हैं। दो मकान आपने तीन मकान आपने किराए पे दे रखे हैं, दो खुद के लिए रखे हुए हैं। 3 मकान किराए पे दे रखे हैं, 2 खुद के लिए दे रखे हैं। एक में आप रहते हो, आपके सारे पेरेंट्स वगैरह रहते हैं, बच्चे रहते हैं, आपका एक भाई है, वो भाई आपका दूसरे मकान में रहता है। ठीक है, तो 2 पे तो आप खुद रह रहे हो, बाकी के 3 आपने लेट आउट करे हुए हैं। मगर आपके 5 मकान है, तो जो आपने लेट आउट किया हुआ है ना, उसकी जो जीएबी है, मान लो कि लेट आउट वाले की जीएबी हाईएस्ट है, कोई लेट आउट किया है उसकी हाईएस्ट जीएबी, तो आप एक हाउस को जो है एग्जेम्प्ट, उसकी जो है जीएबी जीरो ले सकते हो, किसी भी 5 में से एक हाउस की। ठीक है, if assessee is using more than one house as SOH, then GAV of one house will be zero, whose GAV is greater. GAV of remaining SOH will be calculated as let out house. जिसमें आप रह रहे हो उसकी भी GAV as let out house कैलकुलेट की जाएगी। अभी मान लो आप किराए, आपने मकान बनाया, जिसमें मैं अपना एग्जांपल लेता हूँ, मेरे फादर बैंक में, तो उन्होंने जब हमारा घर था राजस्थान में, हमारा घर था, भीलवाड़ा करके एक डिस्ट्रिक्ट है वहां पर। ठीक है, भीलवाड़ा करके सिटी है, टेक्सटाइल सिटी बोला जाता है इसको। तो यहाँ पर हमारा खुद का मकान हमने बनाया था। ओके, बट इसके बाद जब तक मैं 10th तक पढ़ा, 10th के बाद मेरे पापा का ट्रांसफर हो गया अजमेर के अंदर। मैंने अपनी 11th 12th जो है अजमेर से करी, मैंने अपनी 11th 12th अजमेर से करी। ठीक है, मैंने अपनी सीए की, मैंने अपनी सीएस की पढ़ाई जो है वो अजमेर से करी। उसके बाद मेरे पापा का ट्रांसफर हो गया कोटा, मैं चला गया कोटा। अब हम जो है घर बदल रहे हैं, पहले अजमेर गए, फिर उसके बाद गए कोटा। ठीक है, तो हमारा जो खुद का घर है वो तो भीलवाड़ा में ही लोकेटेड है ना, हमारा जो खुद का घर है वो तो भीलवाड़ा में लोकेटेड है। तो क्या मेरे पापा को उस घर पे जो मेरे पापा ने किराए पर दे दिया भीलवाड़ा के अंदर, उस पे क्या मुझे मेरे पापा को हाउस प्रॉपर्टी का टैक्स देना पड़ेगा या देना पड़ता? बाद में हम लोग वापस शिफ्ट हो गए भीलवाड़ा, बाद में मेरी फैमिली जो है वापस से भीलवाड़ा शिफ्ट हो गई। तो मेरे पापा ने उस मकान पे थोड़ी ना हाउस प्रॉपर्टी का टैक्स दिया। ठीक है, तो लेट आउट अगर आपने किया हुआ है तो जरूरी नहीं है कि भाई उसको आप एसओएच मान सकते हो। हमारे लिए वो एसओएच था, वन हाउस था हमारा खुद का घर का, उस टाइम एक ही मकान था, तो दैट इज एसओएच। तो ये यही बोल रहा है कि जीएवी ऑफ रिमेनिंग एसओएच विल बी कैलकुलेटेड एज लेट आउट हाउस। इस यहां पर आ जाते हैं हम लोग वापस। देयर विल बी नो अनरियलाइज्ड रेंट एंड वैकेंसी पीरियड इन वन एसओएच। यार जब एग्जाम्प्ट है तो फिर क्या अनरियलाइज्ड रेंट, क्या वैकेंसी पीरियड? In deemed to be let out house, value of the first step will also be the value of second and third step. Deemed to be let out house जो है, जो ऐसा माना गया, हमने मान लिया ना बाकी के मकान deemed to be let out हैं, तो वैल्यू ऑफ फर्स्ट स्टेप जो है वो आपका दूसरे और तीसरे स्टेप का वैल्यू हो जाएगा।
क्या देखा था हमने? स्टेप 1 क्या था? एक्सपेक्टेड रेंट ऑफ द हाउस। एक्सपेक्टेड रेंट मीन्स एस्टिमेटेड रेंट और फेयर रेंट और म्युनिसिपल वैल्यू विच एवर इज हायर। ओके, तो यहां पर जो है आपका पहला स्टेप जो था ना, वो ही आपकी दूसरे और तीसरे स्टेप की वैल्यू हो जाएगी। वो ही आपकी दूसरी और तीसरे स्टेप की वैल्यू हो जाएगी। यहां पर तो हमने 3 स्टेप में निकाला था। सबसे पहले एक्सपेक्टेड, फिर एक्चुअल निकाला था, फिर हमने कंपेयर किया था, दोनों में से जो हायर था वो जीएवी लिया था, फिर जीएवी में से एक्चुअल रेंट घटाया था। मगर यहां पर जो है आपको फर्स्ट स्टेप की जो वैल्यू है वही आपकी दूसरे और तीसरे स्टेप की वैल्यू हो जाएगी। ठीक है। तीसरा है हमारा पार्टली लेट आउट एंड पार्टली एसओएच। अगर पोर्शन डिफाइंड है तो उस हिसाब से निकल जाएगा। ठीक है, लेट आउट पोर्शन जो है वो आपका निकल जाएगा एज पर द प्रोविजन ऑफ लेट आउट हाउस। ओके, और एसओएच पोर्शन का कैसे निकलेगा? एसओएच पोर्शन का 0 रहता है, एसओएच पोर्शन का 0 रह लेगा। अकॉर्डिंग टू पीरियड, पीरियड के हिसाब से करेंगे भाई। 5 महीने के लिए लेट आउट था, 100 महीने के लिए एसओएच था। If any house is let out for some period and SOH for some period, then GAV of such house will be calculated as per provision of let out house. उस हाउस की जो GAV है वो हम निकालेंगे let out house के हिसाब से, उसके प्रोविजंस लगा के। But it should be remembered here that in the second step, जो दूसरा स्टेप था ना आपका एक्चुअल वाला, actual rent और rent receivable will be calculated only for let out period. एक्चुअल रेंट जो है ना केवल आपका लेट आउट पीरियड के लिए ही निकाला जाएगा। लेट आउट पीरियड का क्या मतलब है? इसमें आपका वेकेंसी पीरियड भी रहता है लेट आउट पीरियड के अंदर। लेट आउट पीरियड इंक्लूड्स वेकेंसी पीरियड ऑल्सो, मतलब जब वो घर खाली पड़ा है वो भी इसके अंदर आ जाएगा। रेस्ट ऑल प्रोसीजर इज सेम एज इन द केस ऑफ लेट आउट हाउस। देखिए यहां पर जो हमने निकाला था ना एक्चुअल रेंट, एक्चुअल रेंट जो ये निकाला था इधर हमने, ये एक्चुअल रेंट जो है पूरे साल का लिया था हमने इधर तो, होल प्रीवियस ईयर। पर इधर जो है आप इस वाले केस के अंदर जो है केवल लेट आउट पीरियड के लिए ही लेंगे। ओके, आउट ऑफ जीएवी कैलकुलेटेड एज पर अबव म्युनिसिपल टैक्सेस, हमने तीनों केसेस में देख लिया। तीनों केसेस में जो जीएवी आ गई उसके अंदर से आप घटा दो क्या, मास्टर चार्ट देखा था हमने, मास्टर चार्ट ये जा जीएवी निकाल लो, उसके बाद म्युनिसिपल टैक्सेस घटा दो, एनुअल वैल्यू आ जाएगी। आप एनुअल वैल्यू आ जाएगी। आउट ऑफ जीएवी कैलकुलेटेड एज पर अबव म्युनिसिपल टैक्सेस ऑफ द हाउस प्रॉपर्टी पेड बाय द ओनर विल बी डिडक्टेड, बैलेंसिंग अमाउंट विल बी एनुअल वैल्यू। ठीक है, अगर म्युनिसिपल टैक्सेस आउटस्टैंडिंग है, म्युनिसिपल टैक्सेस अगर आउटस्टैंडिंग है और पेड बाय टेनेंट, अगर टेनेंट ने पे करे हैं तो वो डिडक्ट नहीं होंगे। अगर वो आउटस्टैंडिंग है या टेनेंट ने पे करे हैं तो फिर वो डिडक्ट नहीं किए जाएंगे। ठीक है, अगर ओनर ने 1 साल से ज्यादा के म्युनिसिपल टैक्सेस एक साथ पे कर दिए तो उसको पूरे को आप घटा दोगे जितने भी उसने पे करे। आगे बोला जीएवी ऑफ 1 एसओएच इज ट्रीटेड एज 0, पता है हमको। नो म्युनिसिपल टैक्स आर डिडक्टेबल फ्रॉम इट, जब 0 है तो क्या म्युनिसिपल टैक्स डिडक्ट करोगे? हैंस एवी ऑफ एसओएच विल आल्सो बी 0, उसकी जो एनुअल वैल्यू है वो 0 होगी। दिस फैसिलिटी इज गिवन ओनली फॉर 1 हाउस। म्युनिसिपल टैक्स में क्या क्या आ जाता है आपका? लोकल टैक्स, सर्विस टैक्स, सैनिटेशन टैक्स, जो लेवी करती है लोकल बॉडी, ये सब इसके अंदर आ जाते हैं। बट इसके अंदर क्या इंक्लूड नहीं होता? लैंड एंड बिल्डिंग टैक्स, वेल्थ एंड लैंड रेवेन्यू लेविड बाय सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। वेल्थ अब तो हट गया,
ये जो टैक्सेस है ये इसके अंदर इंक्लूड नहीं होते। लैंड एंड बिल्डिंग टैक्स, लैंड रेवेन्यू लेविड बाय सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट, ये सारी चीजें जो है इसके अंदर इंक्लूड नहीं होती। तो अभी तक क्लियर है आपको ये तीनों स्टेप? एक बार आप लोग वापस पढ़ लेना। यहाँ पर हम लोगों ने अब जो हम एनुअल वैल्यू तक हम लोग पहुंच चुके हैं और एनुअल वैल्यू में से डिडक्शंस क्या क्या देने हैं वो हम लोग देखेंगे।